हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों आज आपका 14 जुलाई है और दोस्तों 14 जुलाई का आपका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए और सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों हम लोग डिटेल्स में देखने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा जहाँ से दोस्तों एक बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ दे रहा है दोस्तों, वहीं से क्वेश्चन अगले शिफ्टों में भी देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों क्वेश्चन सेम नहीं देखने को मिल रहे हैं, लेकिन दोस्तों उससे संबंधित क्वेश्चन अगले शिफ्टों में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अगर जो दोस्तों आप लोग सभी डिटेल्स को कवर कर लेते हैं तो दोस्तों बहुत ही आपके अगले शिफ्टों में हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चलिए तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ताप्ती नदी के बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है। तो दोस्तों ऑप्शन में आपके गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका राजस्थान सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए डिटेल्स में देखते हैं। तो दोस्तों ताप्ती नदी नर्मदा की तरह ही पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। दोस्तों ये सभी को पता होगा। अरब सागर में गिरने से पहले ताप्ती नदी बेसिन मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों को कवर करती है। ठीक है, अगला पॉइंट आपका है, ताप्ती नदी मध्य भारत की एक नदी है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, जो अरब सागर में गिरने से पहले पश्चिम की ओर बहती है। तीसरा पॉइंट आपका है, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश में दक्कन के पठार की गोविलगढ़ पहाड़ियों से निकलती है और फिर से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका राजस्थान हो जाएगा। चलिए कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं दोस्तों इससे संबंधित। तो दोस्तों ताप्ती नदी की कुल लंबाई लगभग 700 किलोमीटर है और यह महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्य से होकर बहती है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आपका है, पश्चिम की ओर बहने वाली अन्य नदियां दोस्तों कौन कौन सी हैं। तो आपकी नर्मदा, साबरमती, माही, लूनी और पेरियार नदी हैं दोस्तों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। इस प्रकार राजस्थान ताप्ती नदी के बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका राजस्थान ही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये सभी के सभी आपको महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, टेरिडोफाइटा में क्या नहीं होता है। तो दोस्तों ऑप्शन में आपके फ्लावर, लीव्स, रूट, स्टेम दिया गया था। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका फ्लावर हो जाएगा। ठीक है, चलिए डिटेल्स में देखते हैं। तो दोस्तों टेरिडोफाइटा में फूल नहीं लगते हैं, पर इनमें दोस्तों वास्तविक जड़ें होती हैं। अधिकांश पौधे में सुविकसित पत्तियां होती हैं। अगला पॉइंट आपका है, इनके उत्तक मांस के ऊतकों से अधिक विकसित होते हैं। कुछ फासिलों में जड़ें और पत्तियाँ नहीं पाई गई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका फ्लावर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भरतनाट्यम किससे संबंधित है। तो दोस्तों ऑप्शन में आपके बुद्धिज्म, शिवनिज्म, जैनिज्म दिया गया था। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों आप सभी को पता होगा दोस्तों, यह एक तमिल शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई थी। यह संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त कुल दोस्तों 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है। ठीक है, कुल कितने दोस्तों शास्त्रीय नृत्य हैं आपके 8 हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट आपका है, और दक्षिण भारतीय धार्मिक विषयों और आध्यात्मिक विचारों विशेष रूप से शैव धर्म और सामान्य तौर पर हिंदू धर्म को व्यक्त करता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका शिव धर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, झेलम नदी का पुराना नाम क्या है। तो दोस्तों झेलम नदी का पुराना नाम आपका बितस्ता नदी है। ठीक है, क्या है, बितस्ता नदी। दोस्तों अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया दोस्तों, तो दोस्तों अगले शिफ्टों में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों इसीलिए हम लोग दोस्तों और भी अन्य नदियों का पुराना नाम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो दोस्तों चिनाब नदी का पुराना नाम आपका अस्किनी है। सतलज नदी का पुराना नाम दोस्तों सतुतरी है और ब्यास नदी का पुराना नाम बिपाशा है। रावी नदी का पुराना नाम परूसनी है। ठीक है, तो इतने सारे आपको ध्यान में रखना दोस्तों अगले शिफ्टों के लिए। दोस्तों मैं बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो दोस्तों नागरिकता आपका अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में है। ठीक है, और किस भाग में रखा गया दोस्तों, भाग 2 में रखा गया है। भाग 1 में दोस्तों क्या है, भाग 1 में रखा गया आपका संघ और उसके राज्य क्षेत्र, जो कि दोस्तों अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में बताया गया है। ठीक है, भाग 3 में दोस्तों आपका मौलिक अधिकार रखा गया है, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में बताया गया है मौलिक अधिकार आपके कौन कौन से होंगे। ठीक है,
भाग 4 में दोस्तों आपका नीति निर्देशक तत्व हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व दोस्तों किस संविधान से लिए गए हैं दोस्तों, तो दोस्तों ये आपके नीति निर्देशक तत्व दोस्तों आपके आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, जो कि दोस्तों अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में वर्णित है। ठीक है, बात आती है दोस्तों मौलिक अधिकार। दोस्तों मौलिक अधिकार वर्तमान में आपके कुल 6 हैं, लेकिन दोस्तों पहले 7 थे। दोस्तों कौन सा अधिकार हटाया गया दोस्तों, संपत्ति का अधिकार हटाया गया दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। दोस्तों अब कहाँ रखा गया दोस्तों, 300A में दोस्तों संपत्ति का अधिकार रखा गया है। ठीक है, और दोस्तों मौलिक अधिकार दोस्तों किस संविधान से लिया गया दोस्तों, तो दोस्तों मौलिक अधिकार आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, वही मौलिक कर्तव्य की बात करें दोस्तों, मौलिक कर्तव्य में दोस्तों बहुत ही बच्चे कन्फ्यूज होते हैं दोस्तों, मौलिक कर्तव्य या मौलिक अधिकार दोस्तों इन दोनों में कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य आपका रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, वह दोस्तों अनुच्छेद आपका 51A में रखा गया है। ठीक है, तो इतने आपको ध्यान में रखना दोस्तों, 51A में बताया गया दोस्तों मौलिक कर्तव्य। ठीक है, और दोस्तों मौलिक कर्तव्य आपका भाग 4A में रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, केमिस्ट्री में 1901 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला, तो दोस्तों रसायन विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में नीदरलैंड्स के जैकबस हेनरिकस वानट हॉप को दिया गया था। दोस्तों आपके ऑप्शन में खाली वानट हॉप दिया रहेगा दोस्तों, आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अच्छा इन्हें दोस्तों किसके लिए दिया गया दोस्तों नोबेल पुरस्कार, दोस्तों उन्हें रासायनिक गतिशीलता की कानूनों और तरल में पराशरी दबाव की खोज के लिए प्रदान किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों अगले शिफ्टों में, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पहला नोबेल पुरस्कार साल 1901 में दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और शांति के क्षेत्र में दिए गए थे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, 2022 AFC वुमेन्स एशिया कप होस्ट किसने किया था, तो दोस्तों होस्ट देश हमारा प्यारा भारत देश रहा था दोस्तों, चैंपियनशिप चाइना रहा था, और रनर अप यानी कि उप विजेता दोस्तों साउथ कोरिया रहा था, विजेता आपका चाइना रहा था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, मृणालिनी साराभाई का संबंध किससे है, तो दोस्तों मृणालिनी साराभाई का संबंध भरतनाट्यम से संबंधित दोस्तों। मृणालिनी साराभाई एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है और कोरियोग्राफर भी थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों, कोरियोग्राफर भी थी। ठीक है, उन्होंने प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई से शादी की। मृणालिनी साराभाई पद्मश्री 1965 में और पद्म भूषण 1992 में प्राप्त करता थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार गरीब राज्य कौन सा है, 2011 की जनगणना के अनुसार गरीब राज्य कौन सा दोस्तों पूछा गया था दोस्तों आपसे। तो दोस्तों सबसे गरीब राज्य आपका बिहार रहा दोस्तों, 51.91% के साथ दोस्तों जनसंख्या गरीब थी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों झारखंड में दोस्तों 42.16% के साथ दोस्तों दूसरे नंबर पर आपका गरीब था, और तीसरे नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश जो कि दोस्तों 37.79% के साथ दोस्तों वहाँ की जनसंख्या गरीब है। ठीक है, और वहीं दोस्तों हम लोग मध्य प्रदेश की बात करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में आपका 36.65% जनसंख्या गरीब है, और वहीं दोस्तों इसके साथ दोस्तों चौथे स्थान पर मध्य प्रदेश रहा है, जबकि पाँचवें स्थान पर दोस्तों मेघालय राज्य 32.67% के साथ दोस्तों पाँचवें स्थान पर है। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन अगले शिफ्टों में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपके पहले शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल गया दोस्तों मैं आशा नहीं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ दोस्तों अगले शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेंगे, जो कि दोस्तों आपका 14 से लेकर 27 जुलाई तक पेपर होने वाला दोस्तों, उसमें यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही अब देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा दोस्तों मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ से दोस्तों सभी के सभी क्वेश्चन आप लोग कवर करके जाइएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों कुल जनसंख्या भारत की 121,50,54,977 है। ठीक है, उनमें दोस्तों पुरुष कितने हैं दोस्तों, पुरुष आपके 51.47% हैं, और महिला दोस्तों कितनी है, महिला दोस्तों 48.53% है। ठीक है, लिंगानुपात दोस्तों 943 है, जनसंख्या घनत्व दोस्तों कुल आपका 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और 10 की वृद्धि दर दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 10 की वृद्धि दर दोस्तों 10 की वृद्धि दर आपका 17.7% है, यानी कि दोस्तों 17.7%। ठीक है, और वार्षिक वृद्धि दर दोस्तों 1.64% है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और दोस्तों कुल साक्षरता 73% है, उसमें दोस्तों पुरुष 80.09% है, महिला दोस्तों 64.6% है। ठीक है, तो इतने आपको ध्यान में रखना दोस्तों, मैं आपको बार बार ऑन कर रहा हूँ दोस्तों, इतना आपको ध्यान में रखना ही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, दिल्ली को राजधानी किस वर्ष बनाया गया था। दोस्तों ये क्वेश्चन कंफर्म नहीं है, लेकिन दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों, क्वेश्चन यही पूछा गया था दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों भारत की राजधानी दिल्ली को बनाने का फैसला 11 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम ने लिया था। किसने? जॉर्ज पंचम ने। ठीक है। 13 फरवरी 1931 को दिल्ली भारत की राजधानी के तौर पर काम करना शुरू किया गया था। ठीक है। गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने दिल्ली को भारत की राजधानी के तौर पर घोषित किया था और उन्होंने उसका उद्घाटन भी किया था दोस्तों। दिल्ली का उद्घाटन भी किया था गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड इरविन। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, CAG का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है। तो दोस्तों CGA भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का प्रमुख होता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। दोस्तों CGA का फुल फॉर्म आपका होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इन हिंदी। ठीक है। और लेखा परीक्षण रिपोर्ट के माध्यम से जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट आपका है, CAG एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर 158 और भाग 5 के तहत उल्लेखित संवैधानिक प्रावधानों के तहत बनाया गया है। ठीक है। तो इतने आपको ध्यान में रखना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, रैयतवाड़ी व्यवस्था किस नियम से स्टार्ट हुआ। दोस्तों क्वेश्चन है यही, रैयतवाड़ी व्यवस्था किस नियम से स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश काल के दौरान एक भू राजस्व प्रणाली था। रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रणाली थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है। थॉमस मुनरो का दोस्तों कुल अवधि शासन कितना था। तो दोस्तों थॉमस मुनरो का कुल अवधि शासन आपका 1820 से लेकर 1827 तक था, यानी कि दोस्तों कुल 7 साल था। ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ कहाँ शुरू किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था आपका मद्रास और मुंबई के क्षेत्रों में शुरू किया गया था। ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, चोल साम्राज्य में ग्राम सभाओं प्रशासन कौन करता था। दोस्तों ये क्वेश्चन कंफर्म नहीं दोस्तों, क्वेश्चन इसी तरह के पूछा था दोस्तों कि कैसे पूछा था, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन ये कंफर्म है कि चोल साम्राज्य से ही पूछा था। ठीक है। तो दोस्तों ये एक दक्षिण भारत का साम्राज्य था। इसकी स्थापना विजयालय के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बच्चों द्वारा में इतने क्वेश्चन मिले हैं जो कि दोस्तों 100% रियल क्वेश्चन है। दोस्तों मेरा वीडियो थोड़ा लेट आता है, लेकिन दोस्तों लेट क्यों आता है दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए ना सभी क्वेश्चन दोस्तों मैं डिटेल्स में कलेक्ट करके वीडियो अपलोड करता हूँ, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा जिसका पेपर हो गया दोस्तों तो आप अपना आंसर मिला लेंगे। ठीक है। लेकिन दोस्तों जिन बच्चों का पेपर नहीं हुआ है दोस्तों उनके लिए काफ़ी ज़्यादा वीडियो साबित होता है, हेल्पफुल साबित होता है ना दोस्तों। आपको जाते एग्जाम में जाते दोस्तों आपको किसी वीडियो से 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएं तो दोस्तों इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ठीक है। तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह के डेली आपको इसी चैनल के माध्यम से SSC CGL के एनालिसिस देता रहूँगा। ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।